नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10वीं हिंदी के पेपर का फुल सॉल्यूशन। जो आपका परीक्षा पेपर आज है 25 सितंबर को जो पेपर है, उस पेपर का हम फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो परीक्षा दे जाने से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा, आपके सारे क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखें। तो पहला सही विकल्प चुनकर लिखें, तो हमने सीधे सीधे सही विकल्पों के आंसर आपको बताए हुए हैं, तो आप सीधे सीधे उन्हें नोट कर लीजिएगा, आप उनमें ऑप्शन लगा लीजिएगा। सूरदास भक्त हैं, सूरदास भक्त हैं किसके? कृष्ण के। सूरदास किसके भक्त थे? कृष्ण जी के। तो किसके थे? कृष्ण जी के। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन होगा उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद को। किसको कहते हैं? प्रेमचंद को, या मुंशी प्रेमचंद, या केवल प्रेमचंद। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर होगा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था? तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कैप्टन चश्मे वाले लगाते थे। कौन लगाते थे? कैप्टन चश्मे वाला। नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा खीर। क्या खाने का हो जाएगा? खीर। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है 5वें नंबर का आंसर देख लीजिए, समास के प्रकार। समास कितने प्रकार का होता है? तो समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। नेक्स्ट है गीता में पर का अर्थ है। गीता में पर का अर्थ है परमात्मा। परम का अर्थ है परमात्मा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8400 तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नेक्स्ट देख लीजिए 7वां नंबर है गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? सूरदास को, कृष्ण जी को, स्वयं को, उद्धव को। तो किसको कह रही हैं? स्वयं को। किसको कह रही हैं? स्वयं को। इसके बाद देख लीजिए माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो ये ऑप्शन के आंसर हमने दे रखे हैं, सभी के आंसर हैं, और आप ऑप्शन में टिक करते जाइएगा। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत किस लेखक को साफ कहकर संबोधित करता है? बाल गोविंद भगत किसको साहब कहकर संबोधित करता है? किसको? कबीर को। किसको? कबीर को। ईश्वर पर विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? तो ईश्वर पर विश्वास करने वाले को आस्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आस्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। उद्धव जी गोपियों को किसके बारे में बताते? उद्धव जी गोपियों को कृष्ण जी के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? कृष्ण जी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12वां है रानी एलिजाबेथ कहाँ की रानी थी? रानी एलिजाबेथ कहाँ की रानी थी? रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी। कहाँ की रानी थी? इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां देख लीजिए, शांत रस का स्थायी भाव होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। नेताजी की मूर्ति किसने तैयार की थी? नेताजी की मूर्ति किसने तैयार की थी? नेताजी की मूर्ति मोतीलाल ने तैयार की थी। किसने? मोतीलाल ने। रीति काल के कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? इटावा में। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इटावा में। इसे नोट कर लीजिए, किस जिले में हुआ था? इटावा में।
सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण खाली स्थान। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए हम, तो पेपर को बिना देखे इस आप कॉलेज मत जाइएगा, पहले पूरा देख लीजिएगा, फिर इसके बाद ही कॉलेज जाइएगा। पहला क्वेश्चन है प्रतिदिन में रिक्त स्थान है, समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कौन सा है? अव्ययी भाव। इसके बाद नेक्स्ट रिक्त स्थान है, देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य की रचना की है। जयशंकर प्रसाद ने रिक्त स्थान में हमें क्या भरना? कामायनी। क्या भरना? कामायनी। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। सभापति का भाषण में छपा है, तो किस में छपा है? अखबार में। किस में छपा है? अखबार में। बिहारी की रचना क्या थी? बिहारी की रचना हो जाएगी बिहारी सतसई। तो ये आपके रिक्त स्थान है, इनमें भरते जाइए। बिहारी सतसई। काव्य में कितने भेद होते हैं? काव्य में 2 भेद होते हैं, तो इसमें क्या भरना है? 2। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके बाद संधि प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इसके बाद नेक्स्ट है कहानी सम्राट को कहा जाता है। कहानी सम्राट किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को। प्रेमचंद को क्या सम्राट कहा जाता है? कहानी का सम्राट कहा जाता है, प्रेमचंद्र जी को। इसके बाद नेक्स्ट है सूरदास जी कवि थे। सूरदास जी किसके कवि थे? वत्सल्य के कवि थे। किसके कवि थे सूरदास जी? वत्सल्य के कवि थे। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट। नींद का उद्गम हीनता में से होता है। नींद का उद्गम हीनता से होता है। नींद का किससे होता है? उद्गम हीनता से होता है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है स्वामी राम तीर्थ कहाँ गए थे? जापान गए थे। स्वामी राम तीर्थ जापान गए थे। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हिंदी व्याकरण है। इसके बाद क्या आएगी? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या आएगा? महाकाव्य और काव्यखंड में अंतर लिखिए। महाकाव्य और काव्यखंड में अंतर लिखिए। भक्ति काल की विशेषताएं बताइए। छायावादी काल की विशेषताएं बताइए। हरिगीत की छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। रस की परिभाषा उदाहरण सहित। महाकाव्य और काव्यखंड में अंतर लिखिए। भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए। छायावाद की विशेषताएं लिखिए। हरे गीत की छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। रस की परिभाषा उदाहरण सहित अंग और प्रकार। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? समास विग्रह। इन सभी के आंसर हम आपको अभी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, अत्यधिक गुस्सा होना। आग बबूला होना, अत्यधिक गुस्सा होना। राम अपने पुत्र से बहुत क्रोधित है। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। आँखों का तारा, सबसे प्यारा। घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बहुत पुरानी बातें करना। और इनके वाक्य प्रयोग देख लीजिए। आग बबूला होना, राम अपने पुत्र से बहुत आग बबूला हो रहा था। ईद का चांद होना, राम
तुम बहुत दिनों से ईद के चांद हो गए थे क्या। इसके बाद तीसरा आंखों का तारा। मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है। घी के दिए जलाना, कड़े मुर्दे उखाड़ना। घी के दिए जलाना, राम जब वनवास से लौट कर आए थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। घी के दिए जलाना मतलब अत्यधिक खुशी मनाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बहुत पुरानी बातें करना। राम आज़ादी की पहले की बातें कर रहा था। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। नाक किसका प्रतीक होती है। नाक शान का प्रतीक होती है। किसका प्रतीक होती है। शान का। हमारी यदि नाक है तो वो शान का प्रतीक होती है। इसके बाद देख लीजिए महत्वपूर्ण जीवन चरित्र प्रमाण पत्र। पिताजी को पत्र परीक्षा की तैयारी के संबंध में स्थानांतरण हेतु पत्र। ये सभी पत्र हम आपको इसी वीडियो में उपलब्ध करवाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। विद्यार्थी जीवन और अनुसंधान, विज्ञान के चमत्कार, कोरोना वायरस, पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद अनुच्छेद लिखना, मोबाइल फ़ोन फीचर सुविधाएं, वन संरक्षण, योग महत्व। और देख लीजिए पद्यांश में देख लीजिए सहस्त्र बाहु कौन था। परशुराम। सहस्त्र बाहु कौन था। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण भी क्रोधित हो गए और उन्हें उदाहरण देने लगे, क्योंकि चीज़ पुरानी हो जाती है तो वो अपने आप टूट जाती है। और वहीं राम भगवान ने उन्हें बहुत शांतिपूर्वक और प्रेम भाव से समझाया तो परशुराम भी समझ गए। आत्मकथा कविता के कवि के मनुष्य का प्रयोग किसके लिए किया। आत्मकथा कविता में कवि ने धनुष का प्रयोग किसके लिए किया। बाकी देख लीजिए आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर अभी बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके बाद देख लीजिए हमारा जो ऐसे था, निबंध था, वो विज्ञान या वरदान या अभिशाप, या इसको इस प्रकार पूछ सकता है विज्ञान और समाज, या इस प्रकार पूछ सकता है विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान के चमत्कार। तो हमारे पेपर में पूछा गया है विज्ञान के चमत्कार। तो हम इसके बारे में पूरा आपको ऐसे बताने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। विज्ञान लाभ एवं हानि, विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान और मानव कल्याण। तो चरणबद्ध तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग होगी हमारी प्रस्तावना, दूसरी होगी विज्ञान वरदान के रूप में यातायात के क्षेत्र में, फिर हेडिंग होगी हमारी संचार के क्षेत्र में, फिर होगी हमारी दैनिक जीवन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, उपसंहार। तो प्रस्तावना है, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान के आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। दुर्योधन प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक की नाप दी है। उसने हमारे जीवन को सब ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। किंतु दूसरे ओर हम यह भी देखते हैं कि अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान वरदान समझा जाए या अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए विज्ञान वरदान के रूप में आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक में आलोकित है। प्रायः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होती हैं। प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस, स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहाँ तक कि शीशा, कंघी
से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो, जितने ही साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वे सब विज्ञान के ही वरदान है। इसलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय पा चुका है। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है। विजयी पुरुष असीम है, बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्के पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरिता गिरी सिंधु एक समान। विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित है। पहला है यातायात के क्षेत्र में। प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यातायात करने के लिए वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायु आदि आविष्कार से दूर दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार भी कायापलट हो गई है। मानव केवल धरती ही नहीं अपितु चंद्रमा और मंगल जैसे दूरस्थ ग्रहों तक भी पहुंच जाता है। अकाल, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता के लिए भी साधन बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन्हीं के चलते आज सारा विश्व एक बाजार बन गया है। संचार के क्षेत्र में बेतार से तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फोन, दूरमुद्रक, टेलीप्रिंटर, फैक्स आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण में विश्व भर की एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इस दिशा में और चमत्कार दिखाया। दैनिक जीवन में विद्युत के आविष्कार से मनुष्य का दैनिक सुख सुविधाएं को और बढ़ा दी है। वह हमारे कपड़े धोती है, उन पर प्रेस करती है, खाना पकाती है, सर्दियों में जल और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है। सर्दी गर्मी दोनों में समान रूप से हमारी रक्षा करती है। आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही जाता है। कैंसर, क्षय रोग, हृदय रोग, अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, एंजियोग्राफी, कैट, सीटी स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सफलतापूर्वक लगाया जाता है। भीषण रोगों के लिए आविष्कृत टीकों से इन रोगों का रोकथाम संभव है। प्लास्टिक सर्जरी, ऑपरेशन, कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण आदि अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है। नेत्रहीनों को नेत्र, कर्णहीनों को कान और अंगहीनों को अंग देना संभव है। इसके बाद देख लीजिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मानव औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण से बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। कृषि के क्षेत्र में लगभग 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले हमारा देश कृषि के आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में मुद्रण यंत्रों के आविष्कार से बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाश संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिका आदि भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचाकर लोगों को ज्ञानवर्धन कर रही हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रसार में बड़ी सहायता मिली है। कंप्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। मनोरंजन के क्षेत्र में चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार से मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। इसके बाद देख लीजिए विज्ञान के अभिशाप। विज्ञान एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तत्व इस साधन है, मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सके। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और असुर प्रवृत्ति भी। समान रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल होती है तो वह मनुष्य कल्याण के कार्य किया करता है, परंतु जब किसी भी समय मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति प्रबल होती है तो वह अकल्याणकारी। विज्ञान एकाएक प्रबल विध्वंसक एवं संहार शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। इसका उदाहरण गत विश्व युद्ध का वह दुर्भाग्यपूर्ण पल जब कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एक
एटम बम गिराया गया था। स्पष्ट है कि विज्ञान मानव मात्र के लिए सबसे बुरा अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। गत विश्व युद्ध से लेकर अब तक मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। विध्वंसक साधनों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के भी विज्ञान को मानव का आहित किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तथ्य होता है कि इस दृष्टिकोण से विकास हो जाने के परिणाम स्वरूप मानव हृदय को कोमल भावनाओं और अटूट अवस्थाओं को ठोस पहुंचाती है। देख लीजिए, पूरा लिख लीजिए। इसके बाद देखिए, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ ले तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। उपसंहार क्या है? विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन से अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोग का है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया, जिससे मनुष्य संसार में बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूत सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। अणु शक्ति का कल्याणकारी कार्यों में उपयोग असीमित संभावनाओं का द्वार उन्मुक्त कर सकता है। बड़े बड़े रेगिस्तानों को लहराते खेतों में बदलना, दुर्लभ पर्वतों का मार्ग बनाकर दूरस्थ अंचलों में बसे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, विशाल बांधों का निर्माण एवं विद्युत उत्पादन आदि अगणित कार्यों में इसका उपयोग हो सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य में अत्यधिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जगे। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्माण करना है कि वह विज्ञान को वरदान दे सकता है या अभिशाप। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। भक्ति काल की 3 सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। भक्ति काल की 3 सामान्य प्रवृत्तियां क्या थी? जीव की नश्वरता का समान रूप से वर्णन, प्रभु के नाम स्मरण तथा गुरु की महत्ता का वर्णन सभी कवियों ने किया है। कवियों ने नामोल्लेखन की प्रवृत्ति रही है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदी काव्य साहित्य के विधाओं कालों के नाम और समय बताई। आदिकाल वीरगाथा काल 993 से लेकर 1318 ईस्वी तक, पूर्व माध्यमिक काल भक्ति काल 1300 से 18 से 1643 ईस्वी तक, उत्तर मध्य रीतिकाल 1643 से लेकर 1843 तक, आधुनिक काल गद्य काल 1843 से अब तक। उपयुक्त काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर किया गया है। काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। प्रबंधन काव्य और मुक्त काव्य में क्या अंतर? प्रबंधन काव्य में धारावाहिक कथा होती है, जबकि मुक्त काव्य में प्रत्येक पद स्वयं पूर्ण होता है, उसमें कथा की सूत्रबद्धता नहीं होती है। प्रबंधन काव्य के कितने भेद होते हैं? प्रबंधन काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। तो महाकाव्य कथा में जीवन की सर्वगीण झांकी होती है, जबकि खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है। महाकाव्य की विस्तृत कथा वस्तु पर अनेक खंड काव्य लिखे जा सकते हैं। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखें तो श्री रामचरितमानस और कामायनी। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां का उल्लेख। रीतिकाल की कविता का प्रमुख स्वर श्रृंगारिका का था, अलंकारिता रीतिकाल काव्य की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति थी। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन, जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में माघ शुक्ल दशमी संवत 1945 ईस्वी में या सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तम्बाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े
मिलनसार, हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति और दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण को छुटकारा पाया और अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर नहीं देख। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। बाल्यावस्था से ही इन्होंने काव्य के प्रति अनुराग था, जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानियों अथवा कविताओं में उन्हें पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। यद्यपि इनकी जीवन बड़ा नपातुला और संयम था, किंतु इन दुखों के अंत के आघातों से संवत 1994 ईस्वी या 1937 अल्प आयु में ही क्षय रोग से स्वर्गवास को दार गए। साहित्यिक सेवाएं। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटक कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानववादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में अत्यधिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की। यह प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। रचनाएं। प्रसाद जी की अनेक विषयों पर, भाषाओं पर प्रकांड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्य विधाओं पर अपनी लेखन चलाई है और कृतियों में इन्होंने अलंकृत किया है। इनका काव्य हिंदी साहित्य के अमूलभूत। कामायनी। इनकी कामायनी रचना यह प्रसाद जी की कालजयी रचना है। इसमें मानव को श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि में समन्वय का संदेश दिया है। इस रचना में कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। आंसू। यह प्रसाद जी का एक वियोग का काव्य। इसमें वियोग जनित पीड़ा और दुख मुखर हो उठा है। लहर। यह प्रसाद जी की भावात्मक काव्य संग्रह है। झरना। इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविता संकलन है, जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार होती है। कहानी। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि। उपन्यास। कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। निबंध। काव्य और कला। अन्य निबंध। चंपू, प्रेमराज। इनके अन्य काव्य ग्रंथियां चित्रधार, कानन, कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम, पार्थिक आदि। साहित्य में स्थान। प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। उनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक आकर्षण व चमत्कार था कि सहृदय पाठक उनको रसमग्न होकर अपनी सुध-बुध खो बैठते थे। निस्संदेह वे आधुनिक हिंदी काव्य गगन की ओर। इसके बाद देख लीजिए, आपका एप्लीकेशन आया था स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए। प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज, और आपको अपने ज़िले का नाम डाल देना है। तो यहाँ आपको अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का नाम डाल देना है। विषय क्या है? स्थानांतरण पत्र हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं का छात्र हूँ। 10वीं, 12वीं, 11वीं किसी का छात्र हूँ। मैंने इस वर्ष कक्षा 12वीं में अच्छे अंकों के साथ 75 के साथ पास कर लिया। मैं अपनी आगे की पढ़ाई कानपुर के इंटर कॉलेज से करना चाहता हूँ। मैंने इस विद्यालय से 4 साल पढ़ाई की है। मैं हमेशा से आज्ञाकारी विद्यार्थी रहा हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे आगे की पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करवाने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी बनवाने की कृपा करें तो महान दया होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य शुभांश, और डेट डाल देनी है, यहाँ नीचे धन्यवाद लिख देना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। धन्यवाद स्टूडेंट।